एक और विषय की जाने माने कोचिंग संस्थान फिटजी ने देश भर के अपने कोचिंग सेंटर्स अचानक बंद कर दिए। हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सिर पर परीक्षा है, बच्चे अब पढ़ाई कहां करें, इस कारण से परेशान पेरेंट्स हैं। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, साथ ही जेब पर भी प्रहार किया गया है। अब सवाल यह है कि फिटजी ने तो ताला मार दिया, लेकिन फिटजी के खिलाफ एक्शन अब तक क्यों नहीं हो पाया? बड़ा एक्शन अब तक क्यों नहीं हो पाया? जो पैसे लिए गए वो वापस कब होंगे, कैसे होंगे? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस फरेब को लेकर, फिटजी के फरेब को लेकर हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने एक रिपोर्ट बनाई है, सुनिए। देश में फिटजी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें कई ऐसे मामले आए जहां पर पूरा फुल फीस लेने के बाद कोर्स भी शुरू नहीं कराया गया था। मेरे साथ में एक अभी पेरेंट्स हैं और बच्चा है जिसका कोर्स अभी अप्रैल में शुरू होना था, लेकिन फीस पूरी ले ली गई थी। ये सब थाने पहुंचे हुए हैं, सेक्टर थाने 58 थाना नोएडा का, जहां पर इन्होंने शिकायत दी है FIR दर्ज कराने के लिए। क्या कैसे हुआ है, मतलब सारे पूरा पैसा कैसे ले लिया उन लोगों ने? सर, इन्होंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था नवंबर में, फिर बोला कि दिसंबर में आपको उसका रजिस्टर कराना होगा और आप पूरा फीस पे कर दीजिए, अप्रैल से आपकी क्लास शुरू होगी। तो हमने 2 साल का पूरा एडवांस इनको जमा कर दिया। अब हमको था कि अप्रैल में क्लास शुरू होगा, उससे पहले एक मैसेज आता है व्हाट्सएप, जो इन्होंने ऑफिशियल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि कुछ भी हमको ऑफिशियली कम्युनिकेट करना होगा, हम आपको बताएंगे। तो उसमें अब मैसेज आया कि सारी टीचर्स उठ के कहीं और चली गई हैं और हमने ये बंद कर दिया है। तब हम कल गए फिटजी के सेंटर पर, क्योंकि परसों ये मैसेज आया। कल हम सेंटर पे गए, वहाँ पर पूछा तो ताला बंद था, कोई भी नहीं था। तो अब हम कितना फीस दिया आप लोगों ने? परेशान हैं। हमने 3 लाख रुपए दिया है। तो आप पेरेंट्स हैं आप भी? मैं नाना हूँ बेटे का। तो क्या उन्होंने कहा नहीं कि इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए या कुछ भी? नहीं, उन्होंने कहा पूरा फीस दे दीजिए। अब 2 साल का तो आपको कंसेशन था, नहीं तो कुछ ज़्यादा थी फीस, तो हमने कहा चलो कंसेशन लेते हैं, तो पूरा जमा करा दिए। वो मैसेज ग्रुप दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बनाया गया था। तो ये था कि इन्होंने पहले नवंबर में इनका एग्ज़ाम लिया था बच्चा तैयारी करने के लिए, उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कि अप्रैल में आपकी क्लास कराई जाएगी। लेकिन वो और भी कोई डॉक्यूमेंट है, फीस जैसा आप लोगों ने कैसे दी थी ऑनलाइन? वो सब तो है। अब वही थाना आए हैं कि क्या बोल, थाने वाले ने क्या बोला? उन्होंने तो ये बोला कि 62 सेक्टर जाइए, वहाँ पे एडिशन हो जाएगा। कंप्लेंट तो FIR तो लिखी जा चुकी है, उसी FIR में आपका नाम ऐड करवा देंगे हम। आप वहाँ चले जाइए। बात आपकी बात हुई कुछ टीचर से, किसी से? मेरी तो क्लासेस अभी शुरू ही नहीं हुई थी, अप्रैल में शुरू होनी थी, तो अभी तो क्लासेस अटेंड ही नहीं हुई थी। तो अब मैसेज आपने 10th का एग्जाम दिया था? 10th अभी चल होगा 15 फरवरी से। तो अब कैसे पढ़ाई तो अब डिस्टर्ब हो रही है आपकी? हाँ, फिटजी से पढ़ना तो अभी था नहीं, अभी 11th से शुरू होना था, तो अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ पढ़ाई। लेकिन 11th से जो होना था वो अभी मैसेज आया थी बंद हो गया फिटजी का सेंटर। तो पैसे रिफंड होने की कोई बात नहीं हुई है अभी तक? तो किसी से कोई बात, कोई ऑफिशियल तो मिला ही नहीं है ना हमको, से कोई भी नहीं मिला ऑफिशियल। कोई मिले तो फीस की बात करना रिटर्न में। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये देखेंगे कि ये व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज, लास्ट में ये मैसेज आया था जिसमें साफ इन्होंने लिखा है, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, दिस मैसेज इज of utmost importance. Most of you must aware that FITGI has been struggling in paying salaries to its staff. सैलरी न दे पाने की वजह से बहाना बनाया गया है। अब ये इसमें कितने लोग इसमें हैं? 58 लोग। यानी ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे, अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग सब के लिए। ये बैच एक है। का बैच है ये, एक बैच 88 इसमें लोग हैं। हाँ। 88 लोग, और इस तरह 88 और भी कई ऐसे हैं जो बच्चे जो अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, लेकिन उनका पैसा फंस गया है, पेरेंट्स का पैसा फंस गया है, और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से भी कुछ भी नहीं आ रहा। सीधा एक फरमान जारी कर दिया गया कि क्लासेज जो हैं अब बंद कर दी जाएंगी, अब अपनी व्यवस्था जो है आप खुद करिए। फिटजी में हज़ारों बच्चों का भविष्य जो है खतरे में होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे साथ में DCP सर हैं नोएडा। सर, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला नज़र आया? आपके बच्चों ने क्या शिकायत दी है? देखिए, थाना 58 के अंतर्गत सेक्टर 62 में फिटजी का एक सेंटर चल रहा था जिसमें बच्चे कोचिंग कर रहे थे। परसों जब वो गए तो पूरा ही स्टाफ वहाँ से नदारद था। इस पर कल उनके गार्जियन ने एक कंप्लेंट दी थी और उस पर हमने थाना 58 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है,
जिसमें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, और इसमें उनके मैनेजमेंट को और उनके मालिकों को नामित किया गया है और इस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ पेरेंट्स से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के पैसे 3-3 लाख का हज़ारों हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो हम इसकी जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिजी के प्रशासन से बात हुई है आपकी, उनके लोगों से बात हुई, उनका कुछ कहना है, गिरफ्तारी को लेकर के क्या प्लान है? वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, हम जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। चर्चा कर लेते हैं आखिर ये है क्या, और अगर कोई शिक्षण संस्थान इस तरह का काम कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है, उसके खिलाफ अब तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, चर्चा करेंगे। कुलदीप मलिक शिक्षाविद मेरे साथ मौजूद हैं, एम.के. मीणा पूर्व सीपी दिल्ली स्पेशल पुलिस हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद शिंदे पीड़ित अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं और विभूति मिश्र पीड़ित अभिभावक हैं। सबसे पहले मैं विभूति के पास चलूंगा। विभूति, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ क्या है, आपके बच्चे का भविष्य एक समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो, क्योंकि आपने बड़ी उम्मीदों के साथ फिटजी जैसे संस्थान पर भरोसा किया कि ये आपके बच्चे को पढ़ाएगा तो उसका भविष्य बनेगा, लेकिन भविष्य बनना तो छोड़ो, 420 कर धोखा देकर फिटजी फरार है, उसके तमाम संस्थान के मालिक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको कैसे ठगा, मैं ये जानना चाहता हूं, विस्तार से बताएं, दर्शक देख रहे हैं। मैं बिल्कुल दंग रह गया जब मेरे बेटे ने कहा कि पापा जब मैं आज फिटजी गया तो वहाँ पे कोई था ही नहीं और पूरी तरह से वो बंद था, एक कर्मचारी वहाँ नहीं मिला। अब हम लोग शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया आखिर। उसके बाद ग्रुप में मैसेज आता है और ये मैसेज ये रहता है, जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने दिखाया, कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है और हमारे से लोग, कई लोग जिनके पास कई और सारे EMI चल रहे हैं, वो कहीं से गाँव में कोई ज़मीन का टुकड़ा गिरवी रख करके तब पैसे मंगाते हैं। हमने इनको अब तक, जबकि हमारे बच्चे को 45% छात्रवृत्ति मिली थी, उसके बाद 2,94,000 रुपया हम उनको अब तक पे कर चुके हैं और इनका पेमेंट का तरीका ऐसा था, पहले तो कहा कि पूरे दे दीजिए, उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप PDC लीजिए, तो PDC में कहा कि कुछ आपको अधिक देना पड़ेगा, फिर PDC चेक लिए और ऐसे ऐसे वक्त आए जब मुझे एक महीने में इनको 90,000 भी देना पड़ा। जब हम लोग सारे लोग इनको पैसे दे रहे थे तो आखिर इनके टीचर्स कहां से आरोप लगा रहे हैं कि सैलरी इनको नहीं मिली, और सैलरी इनको नहीं मिली तो फिटजी आके सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये टीचर्स लोग आगे ये क्यों बता रहे हैं, और फिटजी उसके 2 दिन के बाद जब सारा माहौल खराब हो गया तब आके कह रहे हैं कि हम फिर से शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो आपने इस मसले पर कोई शिकायत की, क्योंकि यह सिर्फ नोएडा का मामला नहीं है, पूरे देश भर का मामला है। पूरे देश में जहां जहां फिटजी के संस्थान हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, किसी भी राज्य में, सभी जगह एक मेल कर ये बता दिया गया है कि अब इसको किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट कर दिया गया है, लिहाजा आप वहां पर जाएं, और हम भाग गए, पैसे लेके चले गए। कई सारे राज्यों से जो अभिभावक हैं उन राज्यों पर जाकर उन्होंने पुलिस से बात की, उन्होंने बात की तमाम DM से। कई राज्यों में जैसे इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, वहां के इंदौर के DM ने तो सभी बच्चों के पैसे वापस करा दिए, और जो भोपाल के DM है कौशलेंद्र सिंह, उन्होंने तमाम सारे मामलों पर FIR दर्ज कराई है, गुमास्ता कैंसिल किया है और कहा है कि हम बच्चों का पैसा दिला कर रहेंगे। जबलपुर में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करीब 200 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। अभिभावक परेशान हैं, तमाम ऐसे गरीब लोग जिसका जिक्र विभूति कर रहे हैं कि वो अपना पेट काटकर, अपनी जमीन बेचकर, अपनी कमाई में का एक हिस्सा अपने बच्चों के भविष्य पर खर्च कर रहे हैं, और उसने धोखा किया, वो 200 करोड़ से ज्यादा लेकर फरार हो गया और अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये तमाम सारी चीजें। कुलदीप मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं, क्या कहेंगे कुलदीप जी? आपका धन्यवाद दे रहा, आपके चैनल का धन्यवाद दे रहा। एक इतना सेंसिटिव मुद्दा, आज एक तरफ जहां पूरा का पूरा मीडिया कुंभ पे फोकस हो रहा और दिल्ली के चुनाव पे फोकस कर रहा, आप अगर इतने सेंसिटिव मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को अगर आप उठा रहे, तो आपकी टीम का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। रही भाई ये कोचिंग सेंटर बंद क्यों हो गए, कहीं ना कहीं हमें इसकी गहराई को जानना पड़ेगा। श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
हम हिंदुस्तान के लोग, बहुत ही गंभीर बात बोल रहा हूं, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को ध्यान से सुने कि हम हिंदुस्तान के लोग पहले से ही लूटते हुए आ रहे हैं। जरा अगर आप इतिहास को देखेंगे, हमें मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, अब अंग्रेज चले गए, ये सरकार हमें लूट ली। लेकिन सरकार का जो लूटने का माध्यम है वो अब शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके है। आप कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा कि आज देश में 80% जो शिक्षा है वो प्राइवेट क्षेत्र में चली गई। जरा बहुत गंभीर बात बोल रहा जी, इसको मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा। अब ये बड़े बड़े लुटेरे देश में आ गए और कहीं ना कहीं सरकार के साथ सांठगांठ करके, आप देखिए, अगर आप सरकार के काम की बात करें तो सरकार के तो मेन 3 काम है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सुरक्षा का। अब शिक्षा सरकार के हाथ से चली गई, स्वास्थ्य सरकार के हाथ से चला गया, सुरक्षा के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अगर सरकार अपने हाथ से धीरे धीरे सारे काम निकालती जाएगी तो मैं तो एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा, सरकार का देश में मतलब क्या है, सरकार का प्रदेश में मतलब क्या है। और अगर मैं इन कोचिंग सेंटरों की बात कर रहा, क्यों भाई, ये अभिभावक आज इस तरीके से परेशान है, आप अभी अपने टीवी चैनल के ऊपर अभिभावकों का दर्द दिखा रहे हैं, क्यों भाई, क्या ये इस देश के आम नागरिक नहीं। और एक इतना बड़ा संस्थान, फिटजी जैसा संस्थान, जिसके पूरे देश के अंदर लगभग 70 जो है सेंटर चल रहे, लाखों की संख्या में बच्चे वहां पे जो है स्टडी कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पे जब बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जो बच्चों का पीक टाइम है, और कोई संस्थान ऐसे ही लोग लगा के और मेल डाल भाग गया और उनके मालिक, चला संस्थान चलाने वाले संस्थान के जो मालिक है वो मिल नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ प्रमोद शिंदे हैं, उनसे भी पूछूंगा, फिर मैं मीणा साहब के पास चलूंगा। शिंदे साहब, आपकी तकलीफ। हाँ सर, नमस्कार सर जी। मैं मेरी तरफ से ये बोलना चाहूंगा सर, अभी तक जितने भी सारे न्यूज आ रहे हैं या जितने भी सारे न्यूज प्रिंट मीडिया में जो न्यूज आ रही है, तो कहाँ पर भी ग्रेटर नोएडा सेंटर के बारे में बोला नहीं जा रहा है। तो एक ग्रेटर नोएडा सेंटर भी ऐसा है कि वो भी बंद हो चुका है, और ग्रेटर नोएडा सेंटर भी जो है वो नोएडा का सेंटर जो है सेक्टर 62 का वो मैनेज कर रहा है। तो कहीं पे भी ग्रेटर नोएडा सेंटर की न्यूज नहीं है, पहली तो चीज ये है। अब दूसरी बात यह है कि रविवार को शाम को मैं गया था फिटजी के ये अपना ग्रेटर नोएडा ब्रांच में, और फिर मैंने उनको पूछा कि सर ये जैसे न्यूज चल रही है गाजियाबाद का सेंटर बंद हो गया वगैरह, तो ऐसा अगर हमारा तो कुछ नहीं है ना, हमें कोई इशू तो नहीं है ना। तो उन्होंने बोला सर, जो कोऑर्डिनेटर था वहाँ का, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे तो अफवाह चलते रहेंगे, तो आप इन चीजों को इग्नोर कीजिए, ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है। बोला आप एज ए पेरेंट होके सोचो, आप मेरी जगह पे खड़ा रह के सोचो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, फिर आप मुझे जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नोएडा का सेंटर जो है, नोएडा का सेंटर तो प्रॉफिटेबल है या ये है, तो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर इशू भी आ जाता है तो माइनर सा, तो ये वो इजीली ये हो जाएगा, मतलब रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा मैटर नहीं है करके ऐसा बोल दिया। वो उन्होंने मुझे एश्योरिटी दे दी कि वैसा कुछ इशू नहीं है, और कुछ होगा भी तो वो जल्दी से निपट जाएगा चीजें। अब उसके ये रविवार की बात है, और अचानक मंगलवार को शाम को मैसेज आ जाता है कि सेंटर्स बंद, मतलब सेंटर्स के जितने भी सारे टीचर्स है वो सारे टीचर्स ने रिजाइन दे दिया है, क्योंकि उन लोगों को सैलरी नहीं मिली है और वो दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यही चीज जब मैं रविवार को उनके तरफ से सुन रहा था, तो रविवार को उन्होंने तो मुझे बोला कि नोएडा के सेंटर जो है या ये है, उनकी सबकी सैलरी की हुई है, उनको कुछ भी इशू नहीं है, और अभी बस 1 महीने का पेमेंट बचा हुआ है। तो फिटजी के जो मालिक है या जो है, उन्होंने तो चीटिंग तो की ही, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर है, जो टीचर है, वो भी तो पेरेंट को मिसगाइड कर रहे हैं ना। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे या ये कर रहे हैं, तो वो क्यों पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं? अगर उनको पता है सब कुछ सही है, तो फिर वो उन्होंने भी तो पेरेंट्स को बताना चाहिए ना। तो वो तो एडमिशन ले रहे या ये कर रहे हैं, उसमें वहां पे कुछ भी नहीं बता रहे कि प्रॉब्लम है, और मतलब 2 दिन आपको में कोई ऐसे भी रातों रात कैसे हो? संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया? संतोषजनक जवाब नहीं सर, उन्होंने इवन जो कोऑर्डिनेटर है या ये है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश में झूठ बोल रहे हैं। 200 करोड़ रुपए अभिभावकों से इकट्ठा कर कर यह कंपनी भाग चुकी है। कई जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक ये गिरफ्तार नहीं किए गए।
एम के मीणा साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, मेरे साथ मौजूद हैं। मीणा साहब, बड़ा दुर्भाग्य है देश के तमाम ऐसे राजनेता जो छोटे छोटे मामलों में अब तक जेल काट चुके हैं, जिनमें मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग हैं, लेकिन इतना बड़ा संस्थान, देश की इतनी बड़ी आबादी के आंखों में धूल झोंक कर फरार है, उसके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही, गिरफ्तार नहीं कर पा रही। अगर हम इसको देखेंगे तो ये ओवरऑल जो उनका सिस्टम है, सारा सिस्टम ही खराब है जी। इसमें एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजर उनके ओनर हैं, ये भी जिम्मेदार हैं। ओनर के साथ ये जो है कि टीचर्स हैं, ये भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स ने और काफी पैसे ऑफर कर दिए हैं। जो टीचर्स हैं वहां पढ़ा रहे थे, उन टीचर्स को और भी एक्स्ट्रा पे दे दिए। जैसे कोई 10 लाख पे दे रहा था तो उसको 15 लाख ऑफर कर दिया है। तो कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने भी ऑफर किया है। तो टीचर भी जिम्मेदार हैं। टीचर अपनी, क्योंकि इस टाइम लास्ट एग्जाम में, क्योंकि इस टाइम उनकी कंपटीशन चल रहा है, डेट आ गई है और चल भी रही है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है उनका फाइनल है। इसके अलावा टीचर्स को अगर कोई ऑफर भी करता है तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट, तो मास रेजिग्नेशन करके दूसरा जो नहीं करना चाहिए। आप अगर चेक करेंगे तो कोई भी, बहुत कम लोग हैं टीचर से जो कि घर बैठे हैं, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में इमीडिएटली एडजस्ट हो गए और उनको पे एक्स्ट्रा मिली है। ठीक है, जिम्मेदार है ये एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि कई जगह अनरजिस्टर्ड चला रहे थे, कई जगह बेसमेंट में चला रहे थे, वो बंद किया, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। लेकिन मीणा साहब यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं नैतिकता की, तो ये एक अलग विषय है। ऐसे तो बहुत सारे जुडिशरी के मामले हैं कि आज आपने जुडिशरी से इस्तीफा दिया, कल आपने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बात ये कह रहे हैं, नैतिकता की बात अपनी जगह है, मानवता की बात अपनी जगह है। हम बात ये कह रहे हैं कि एक संस्थान के मालिक जो कि रातों रात पैसे लेकर भाग गया, पूरे साल का पैसा आपने एडवांस जमा कराया और जब परीक्षा आ गई तो आपका अता पता नहीं दिखाई दे रहा। कई राज्यों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। नहीं, ये तो कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है। अगर जहां जहां एफआईआर दर्ज हुई है उसको इमीडिएटली लोकेट करें और इमीडिएटली जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो सबको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएं और सबके स्टेटमेंट लें और उनको भी जो कंसर्न है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको भी बुलाएं और उनके भी खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, लीगली जो कार्रवाई करती है वो नहीं हो पा रही। ये तो पुलिस अथॉरिटीज का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है, तो ये गलत है। अगर नहीं हो पा रही है तो गलत है। कंसर्न पुलिस अथॉरिटी, कंसर्न ऑफिसर्स भी जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि इस तरह लूजनेस नहीं होती। अगर कि बच्चों का कैरियर का सवाल है और इस टाइम क्रूशियल टाइम पे अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है और जिसमें कि पेरेंट्स परेशान है, पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं अपने ट्यूशन के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि पैसा अगर आप देखें तो बहुत हैवी पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा ये लोग लेते हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोई फिरजी नहीं है, सारे ही लोग हैं। एक दिस हैज बिकम बिजनेस। इनका कोई लेना देना नहीं है कि कोई बच्चा निकले या नहीं निकले एग्जाम्स में। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है, मैं तो बात करता हूं बस सरकार की व्यवस्था का, कि इस तरह के संस्थान आखिर पूरे साल का पैसा एक साथ कैसे जमा कर सकते हैं। विभूति, कानून भी इस बात की परमिशन नहीं देता कि एक प्राइवेट संस्थान, बच्चा वहां पढ़ने जा रहा है, आपका यह नहीं पता कि अगले महीने आप क्या करोगे और पूरा का पूरा पैसा आप एक साथ जमा करा लोगे। और अगर यही ट्रेंड शुरू हो गया तो तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी इस तरह का पूरा पैसा साल का जमा करा लेंगे। कल को फिर प्राइवेट स्कूल भी बोलेंगे कि हमें तो पूरा पैसा 6 महीने का एक साथ चाहिए, एक साल का पैसा चाहिए। विभूति, क्या लगा आपको, कहां बिल्कुल हमने ये सवाल उनसे किया था कि जब 2 साल की पढ़ाई की बात है तो आप एक साल में ही सारे पैसे क्यों ले रहे हैं, और कभी कभी तो आप 1 महीने के अंदर 2 बार ले रहे हैं पेमेंट। वह नहीं, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है, चूंकि फिट जी का बहुत रिपुटेशन है तो आपको अगर लेना होगा तो आपको ये देना ही पड़ेगा। आकाश की ओर हम लोग नहीं गए थे, लेकिन अब ये आकाश में हम लोगों को कुछ दिनों के लिए वो भेज रहे हैं। अब आगे क्या स्थिति है नहीं पता, यह भी चर्चा है, और हम लोग फिट जी के रिपुटेशन पे ही गए थे। अब आगे क्या भविष्य होगा, इन्होंने 1 साल के अंदर सारे पैसे निचोड़ लिए। और जैसा कि मैं शिंदे साहब के बारे में सुना है कि अभी तो उनका क्लास भी शुरू नहीं हुआ है और काफी पैसे चले गए उनके, तो ये
एकदम से हम लोगों का ये इतनी गैर जवाबदेही और इतना बड़ा कुठाराघात है कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई फोन उठा के बात नहीं कर रहा है, पूरा वहां सन्नाटा फैला हुआ है। कोई फोन उठा के बात नहीं कर रहा है। अभिभावक जाएं तो किसके पास जाएं? वो पुलिस के पास पहुंच रहे हैं या फिर डीएम जो भी अथॉरिटी है उसके पास पहुंच रहे हैं। वहां से जवाब ये मिल रहा है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस बात का जिक्र कुलदीप मलिक कर रहे थे कि उन रेगुलेटर अथॉरिटी का क्या, जो शिक्षा पर रेगुलेट करती हैं, जो स्वास्थ्य को रेगुलेट करती हैं, जो निगरानी तमाम एजेंसियां बना रखी हैं, उनका क्या? अगर शिक्षा के बिजनेस में धंधा बनाकर रखा हुआ है, जो कि धंधा नहीं है, यह सामाजिक सरोकार का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य को धंधा बनाकर रखा हुआ है। और तमाम ऐसी सरकार की व्यवस्था है, सरकार की ऐसी संस्था हैं जो रेगुलेशन करती हैं इनका, लेकिन कोई रेगुलेटरी नहीं है। मलिक साहब। जी जी जी, देखिए बहुत ही आपने स्पष्ट तरीके से बात कही और मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा कि इस तरीके से फिटजी जैसे संस्थान के सेंटरों के ऊपर रातों रात लोग लग जाना, अभिभावक परेशान है, मोटा पैसा अभिभावकों का आपने बताया अभी 200 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। और इस घोटाले की अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तो सारी की सारी जो है पर्दे खुलेंगी आने वाले टाइम में, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। श्रीमान जी, जरा आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि आज जो हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही। और इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा कि शिक्षा व्यवस्था के 4 पिलर है, जरा ध्यान दे लोग। एक पिलर इसमें सबसे महत्वपूर्ण देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर वो शिक्षक, दूसरा छात्र छात्राएं, तीसरा अभिभावक और चौथा प्रबंधक। क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षा चली गई, आज ये चारों के चारों पिलर धराशायी होने की कगार पर है। आप छात्र छात्राओं की बात करो, महंगी महंगी शिक्षा लेने के बाद इनको रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक हो रहे, सरकार का पेपर लीक के ऊपर ये बड़ी समस्या हो गई है। वाकई सही बात है कि महंगी शिक्षा हो चुकी है, पेपर लीक हो रहे हैं, और तमाम, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, गरीब वर्ग के लोग हों, उनकी यही कोशिश होती है कि अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दें। इसलिए वो कोचिंग भेजते हैं कि उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए। मीणा साहब मेरे साथ मौजूद है। मीणा साहब, आपको सुना होगा इस तरह की पहले बहुत सारी शिकायतें बिल्डर्स को लेकर आती थी, कॉलोनाइजर्स को लेकर आती थी। सरकार ने रेरा बनाया। क्या आपको लगता है कि अब इन शिक्षण संस्थानों पर नजर रखने के लिए भी कुछ ऐसी ही एक रेगुलेट बॉडी बनाने की जरूरत है? देखो, सिस्टम सारे हैं, कानून भी सारे हैं, आप अथॉरिटी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस के लिए सारे कानून है। लेकिन जो अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी जो एक्शन नहीं लेती, अगर एक्शन नहीं लेती तो कंसर्न एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार है। अगर कहीं बेसमेंट में चला रहा है तो एमसीडी का क्या काम है? म्युनिसिपल एरियाज, उनको अथॉरिटी है कि वो जाके बंद करें, उसको नहीं करते। अगर वहां प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर पार्किंग की समस्या है या कुछ भी कई तरह की सिस्टम्स है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए। उनको एनओसी किस बात की एनओसी मिल जाती है? हर ये है रेगुलर, ये नहीं है कि रेगुलेटेड नहीं है, ये रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि सब कुछ है, रेगुलेटर बॉडी भी है, नियम भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो जाल है उस जाल में ये सारी चीजें उलझ जाती हैं और मछली बन जाते हैं वो लोग जो इस देश की भोली भाली जनता है। दो पीड़ित मेरे सामने बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें नजीर पेश करनी चाहिए, सरकार को इसमें सख्त संदेश देना चाहिए और ऐसे लोगों को उठाकर जेल डालना चाहिए। और जितने भी पीड़ित बच्चे हैं तत्काल उनकी एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए और उनका पैसा वापस दिलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ मौजूद रहे इस चर्चा में। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पाकिस्तान की।